हेलो फ्रेंड्स, चलो आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल द हिडन हिस्ट्री ऑफ द थाई भारत कनेक्शन पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में थाईलैंड ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक आधार के रूप में भूमिका निभाई, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। इस गठबंधन की जड़ें 1927 में रवींद्रनाथ टैगोर की सियाम, अब थाईलैंड, यात्रा में थीं, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। इन्हीं संबंधों से प्रेरित होकर स्वामी सत्यानंद पुरी 1932 में बैंकॉक आए और उन्होंने 1939 में धर्म आश्रम की स्थापना की, जो 1940 में थाई भारत सांस्कृतिक लॉज (TBCL) के रूप में परिवर्तित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान TBCL एक सांस्कृतिक संस्था से बदलकर भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक सक्रिय राजनीतिक आधार बन गया। दिसंबर 1941 में बैंकॉक के सिल्पाकोन थिएटर में भारतीय राष्ट्रीय परिषद (इंक) की स्थापना की गई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के नागरिक और सैन्य प्रयासों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया। जून 1942 के ऐतिहासिक बैंकॉक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज (INA) का आधिकारिक खाका तैयार किया गया, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि यह आंदोलन जापानी नियंत्रण के बजाय भारतीय स्वतंत्रता लीग (IIL) की देखरेख में स्वतंत्र रूप से काम करेगा। मार्च 1942 में एक विमान दुर्घटना में स्वामी सत्यानंद पुरी और सरदार ज्ञानी प्रीतम सिंह की मृत्यु एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनके बलिदान ने आंदोलन के संकल्प को और गहरा कर दिया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने आंदोलन को एक एकीकृत और अनुशासित सैन्य नेतृत्व प्रदान किया, जिससे हजारों नागरिक स्वयंसेवक और युद्धबंदी इसमें शामिल हुए। युद्ध के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने TBCL पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके नेताओं को जेल भेज दिया, लेकिन 1946 में पंडित रघुनाथ शर्मा के प्रयासों से इसे फिर से स्थापित किया गया। आज TBCL इस दौर की एकमात्र जीवित संस्था है जो एक जीवित संग्रह (लिविंग आर्काइव) के रूप में कार्य करती है और भारत तथा थाईलैंड के बीच स्थायी मित्रता और साझा साहस के प्रतीक के रूप में खड़ी है। थाई भारत संबंधों का छिपा हुआ इतिहास एक मजबूत थाईलैंड भारत संबंध जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। लगातार चौथी बार सांसद, कांग्रेस पार्टी, तिरुवनंतपुरम लोकसभा विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक, 29 किताबें लिखी हैं, जिनमें हाल ही में आए द सेज हु रीइमेजिड हिंदुइज्म, द लाइफ, लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु शामिल है। आज 15 जून को एक ऐसी ऐतिहासिक बैठक की 84वीं सालगिरह है जिसे हम भूल चुके हैं। इसी बैठक से इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का जन्म हुआ था। मुझे इसके बारे में बैंकॉक में थाई भारत कल्चरल लॉज (TBCL) की यात्रा के दौरान पता चला। वहां मुझे इतिहास का एक अद्भुत लेकिन अनदेखा अध्याय जानने को मिला, जो दिखाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से बचने की कोशिश कर रहे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए थाईलैंड ने एक तटस्थ और रणनीतिक केंद्र के तौर पर कितनी अहम भूमिका निभाई थी। सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान के केंद्र के तौर पर शुरू हुआ ये संगठन धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम आधार बन गया और इसने INA के गठन के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार किया। संस्कृति से मकसद तक इस गठबंधन की नींव 1927 में पड़ी थी, जब गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने सियाम, जो अब थाईलैंड है, की ऐतिहासिक यात्रा की थी और वहां राजा प्रजाधिपोक रामासात से मुलाकात की थी। उनकी बातचीत भारत और थाईलैंड के बीच गहरे और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर केंद्रित थी। ये संबंध धर्म,
दर्शन और रामायण व थाई रामाकियन जैसी साझा सांस्कृतिक कहानियों पर आधारित थे। उनकी सोच से प्रेरित होकर प्रफुल्ल कुमार सेन, एक बंगाली विद्वान जो बाद में स्वामी सत्यानंद पुरी के नाम से जाने गए, 1932 में बैंकॉक पहुंचे। कलकत्ता विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक बेहतरीन विद्वान, स्वामी जी ने थाई भाषा और संस्कृति को गहराई से समझा। उन्होंने 6 महीने में ही इसमें महारत हासिल कर ली और चुलालंकोन विश्वविद्यालय में सम्मानित प्रोफेसर बन गए। 1939 में उन्होंने धर्म आश्रम की स्थापना की। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था और बैंकॉक में बढ़ते भारतीय समुदाय के लिए एक अहम जगह बन गया। दिसंबर 1940 में इस आश्रम को TBCL में बदल दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही संगठन के इतिहास में एक अहम मोड़ आया, जब लॉज में भारत का तिरंगा फहराया गया। यह एक साहसी और विद्रोही कदम था जिसने थाईलैंड में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आगमन का संकेत दिया और ब्रिटिश राजदूत की ओर से कड़े विरोध का सामना किया। जैसे जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरा विश्व युद्ध फैला, TBCL एक सांस्कृतिक संस्था से बदलकर एक सक्रिय राजनीतिक केंद्र बन गया। 1941 के आखिर तक, जब जापानी सेनाएं आगे बढ़ीं, तो ये लॉज भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का मुख्य केंद्र बन गया। इस दौर में सबसे अहम लोगों में से एक थे सरदार ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो एक सिख मिशनरी और गदर पार्टी के अनुभवी सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय समुदाय के बीच क्रांतिकारी विचारों का प्रचार कर रहे थे। गुरुद्वारों से काम करते हुए और TBCL के साथ मिलकर प्रीतम सिंह ने जापानी खुफिया इकाई FKICON के प्रमुख मेजर इवाइची फुजिवारा के साथ महत्वपूर्ण गुप्त संबंध स्थापित किए। दिसंबर 1941 में TBCL से जुड़े राष्ट्रवादियों के एक समूह ने बैंकॉक के सिल्पाकोन थिएटर में इंडियन नेशनल काउंसिल इंक की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सत्यानंद पुरी और सचिव देबनाथ दास बने। इस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रयासों में तालमेल बिठाने में अहम भूमिका निभाई और आम लोगों की आकांक्षाओं और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL के नेतृत्व में सैन्य लामबंदी के बीच की खाई को पाटने का काम किया। संगठित प्रतिरोध की ओर इन समूहों के बीच सहयोग का नतीजा ऐतिहासिक बैंकॉक सम्मेलन के रूप में सामने आया, जो 15 जून से 23 जून 1942 के बीच सिल्पाकोन थिएटर में आयोजित हुआ। ये सभा संघर्ष में एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग हिस्सों, जैसे बर्मा, मलाया और सिंगापुर से भारतीय समुदायों के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधि और स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए। इस सम्मेलन के 3 मुख्य मकसद थे। इसने अलग अलग राष्ट्रवादी गुटों को एक ठोस राजनीतिक और सैन्य ढांचे के तहत एकजुट किया और IIL को भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए मुख्य संगठन के तौर पर स्थापित किया। इसमें 34 सूत्रीय एक व्यापक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें ईना के लिए आधिकारिक रूपरेखा तय की गई। इसके तहत ये तय हुआ कि ईना में स्वयंसेवक और युद्धबंदी शामिल होंगे और इसकी देखरेख जापानी सेना के बजाय IIL करेगी। प्रतिनिधियों ने जापान से आग्रह किया कि वह भारत को एक स्वतंत्र देश के तौर पर आधिकारिक मान्यता दे और IIL को उसका एकमात्र वैध प्रतिनिधि माने। यह एक रणनीतिक कोशिश थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जापानी समर्थन पर निर्भर होने के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन अपनी स्वायत्तता बनाए रखे। संघर्ष की शुरुआत एक ऐसी दुखद घटना से हुई जिसने आंदोलन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मार्च 1942 में स्वामी और सरदार को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
जिससे उनकी मौत हो गई। वे टोक्यो में एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए जा रहे थे ताकि आंदोलन के लिए और समर्थन जुटा सकें। उनका जाना एक बहुत बड़ा झटका था। फिर भी इस बलिदान ने उन लोगों के संकल्प को और मजबूत किया जो पीछे रह गए थे और जिन्होंने जून में ईना बनाने के लिए जापानियों के साथ बातचीत की थी। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आने से जरूरी केंद्रीय, करिश्माई और क्रांतिकारी सैन्य नेतृत्व मिला। उन्होंने IIL और ईना की कमान संभाली और अपना ध्यान विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय परिषद की चर्चाओं से हटाकर एक एकजुट, अनुशासित सैन्य और राजनीतिक मोर्चे पर केंद्रित किया, जिसका मकसद भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू करना था। हालांकि TBCL की जड़ें बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में थीं, लेकिन नेताजी के आने से इसे बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करने के प्रयास में बदलने में तेजी आई। इससे हजारों आम नागरिक, स्वयंसेवक और युद्ध के पूर्व कैदी इसमें शामिल हुए, जो उनके पूर्ण लामबंदी, टोटल मोबिलाइजेशन के आह्वान से प्रेरित थे। बोस के नेतृत्व में जापानी सेना के साथ सहयोग को एक अहम कूटनीतिक साझेदारी का स्तर दिया गया, जिसका मकसद आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार को पूरी मान्यता दिलाना था। नेताजी के नेतृत्व में ज्यादा सैन्य और केंद्रीय कमान की ओर बढ़ने के बावजूद TBCL एक अहम संस्थागत कड़ी के तौर पर काम करता रहा। इसने आज़ादी के व्यापक आंदोलन का समर्थन करने वाली कई गतिविधियों के लिए जरूरी नागरिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, TBCL प्रवासी भारतीयों के लिए एक मजबूत केंद्र बना रहा। भले ही संघर्ष का केंद्र ईना के भारतीय सीमा की ओर बढ़ने के साथ मोर्चे पर चला गया था, लॉज ने आज़ादी के आदर्शों के प्रति समर्पित लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर अपनी भूमिका बनाए रखी। इसने उस सोच को भी जीवित रखा जिसे स्वामी सत्यानंद पुरी के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में व्यक्त किया गया था, कि भारत की आज़ादी औपनिवेशिक शासन से एशिया की आज़ादी के व्यापक मकसद से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। इतिहास को जीवित रखना 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने TBCL पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके नेताओं को जेल में डाल दिया। युद्ध खत्म होने और ईना के भंग होने के बाद भी इस दौर की विरासत बनी रही। पंडित रघुनाथ शर्मा जैसी हस्तियों की अथक कोशिशों से 1946 में इस लॉज को सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया गया। लॉज का आज भी कायम रहना इस बात का सबूत है कि बोस के दौर की राजनीतिक और सैन्य कोशिशों को उन गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक नेटवर्क का समर्थन मिला जो उससे पहले के सालों में बने थे। इन नेटवर्क की वजह से यह आंदोलन युद्ध के बाद नेतृत्व की कमी के बावजूद कायम रह सका और भारत व थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रिश्ते को बनाए रखने में मदद करता रहा। आज TBCL उस दौर की एकमात्र बची हुई संस्था है जो एक जीवित संग्रह, लिविंग आर्काइव के तौर पर काम कर रही है। यहाँ दुर्लभ किताबों, ऐतिहासिक तस्वीरों और दस्तावेजों का कीमती संग्रह मौजूद है, जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले भारतीय परिवारों के जीवन की गहरी झलक दिखाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे इस जगह का जोश भरा दौरा पांडे जी ने कराया, जो उन भारतीय राजपुरोहितों के वंशज थे जो 3 सदी पहले थाईलैंड आकर बस गए थे। जब उन्होंने हर धुंधली तस्वीर और ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़ी कहानियां सुनाईं, तो ये साफ हो गया कि TBCL सिर्फ एक लाइब्रेरी या म्यूजियम नहीं है, बल्कि थाईलैंड के लोगों और भारतीय समुदाय के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती की एक निशानी है। यह उस साझा हिम्मत और संकल्प का प्रतीक है जिसने वैश्विक उपनिवेश विरोधी आंदोलन के सबसे अहम लेकिन अक्सर भुला दिए गए अध्याय को आकार दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस डिस्कशन ऑक बाय